हेलो फ्रेंड्स। आपने इस बीच एक नाम बहुत सुना होगा, वो है ब्लैक बॉक्स का। आखिर ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ये इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, इसके माध्यम से हम किन चीज़ों को जान सकते हैं, एक घटना में इसका कितना अहम योगदान होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस छोटे से वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इसका नाम है, आप इसकी फोटो देख सकते हैं, इसका नाम ब्लैक बॉक्स है। लेकिन ब्लैक बॉक्स नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ब्लैक से समथिंग मिस्टीरियस रिप्रेजेंट होता है, उस कंटेक्स्ट में इसका नाम ब्लैक बॉक्स रखा गया है। लेकिन वास्तविकता में ये ऑरेंज कलर का होता है और ये हर विमान में लगाया जाता है उसके पिछले हिस्से में। अब पिछले हिस्से में क्यों लगाते हैं? क्योंकि टेल में सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान माना जाता है। अभी हाल में ही जो अहमदाबाद में फ्लाइट की दुर्घटना हुई वो काफ़ी दुखद है सबके लिए, लेकिन वही बात है कि कोशिश की जाती है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं का दोहराव किसी भी कीमत पर ना हो। इसीलिए सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है ब्लैक बॉक्स के बारे में जानकारी रखना, ताकि ब्लैक बॉक्स से उन जानकारियों को एकत्रित किया जा सके जिसकी वजह से इस तरह की घटना घटित हुई है और भविष्य में किसी भी घटना को होने से पहले रोका जा सके। इसी संदर्भ में ब्लैक बॉक्स काम आता है। ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है। ये फ्लाइट के डेटा को रिकॉर्ड करता है जिसमें आपका कॉकपिट के कन्वर्सेशन शामिल होते हैं। कॉकपिट के कन्वर्सेशन से क्या मतलब है? क्योंकि कई ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो कि बाद में ये समझने में काम आए कि जिस समय घटना हुई तो घटना के होने से पहले क्या घटनाक्रम था या क्या चीजें वहां पर चल रही थी। मान लीजिए 9:09 में कोई घटना घटित होती है, तो 9:08 में क्या हो रहा था, और जब और प्रिसाइज वे में देखते हैं तो 9:08 पे 10 सेकंड में क्या हो रहा था, 9:08 20 सेकंड में क्या हो रहा था, 9:08 30 सेकंड में क्या हो रहा था। मतलब किसी भी एक्सीडेंट के होने से पहले का हर एक सेकंड कीमती होता है, उसको एनालाइज किया जाता है, प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है। अब सवाल ये है कि इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। पहला, एक तो आपका जो फ्लाइट है उससे रिकॉर्डेड, मतलब उससे संबंधित जो डेटा है वो रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा, जो कॉकपिट से संबंधित डेटा है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इन दो में क्या अंतर है वो हम आगे समझेंगे। बेसिकली इसको जो डिज़ाइन किया है ब्लैक बॉक्स को, इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये सबसे खराब कंडीशंस में भी सरवाइव कर सके। जैसे कोई प्लेन क्रैश जब होता है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी वाली घटना में हुआ कि प्लेन लंबी दूरी का था तो उसमें फ्यूल काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ्यूल अपने आप में एक्सप्लोजिव है। जैसे ही वो कहीं पे भी टकराएगा या अगर थोड़ी भी उसको आग मिली तो वो ब्लास्ट करेगा ही। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम लोग जिस जोन में हैं वो इस समय जून, चरम गर्मी का समय है और तापमान एकदम एक्सट्रीम पे है। तो कोई भी एक्सप्लोजन हो और उसमें पहले से कोई एक्सप्लोजिव मिल जाए तो एक्सप्लोजन अपने आप में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यही अभी हाल वाली घटना में भी हुआ। तो इसीलिए इसको इस ढंग से बनाया गया है कि चाहे जो ब्लैक बॉक्स है इसमें चाहे आग लग जाए चाहे ये पानी में डूब जाए, दोनों ही कंडीशन में ये सरवाइव करने के लिए तैयार रहता है। ब्लैक बॉक्स को इस ढंग से डिज़ाइन किया है कि उसमें इतनी परत है कि वो खराब नहीं होती है। साथ ही धीरे धीरे ये जितनी भी कॉमर्शियल फ्लाइट्स हैं सब में कंपलसरी किया जा रहा है। ये है आपका ब्लैक बॉक्स। कहाँ पर होता है? लगभग यहाँ पर, ये टेल के आसपास आप कह सकते हैं, विमान के पिछले हिस्से में होता है। इसमें दो चीजें हैं, अगर आप ऊपर वाले को देखेंगे ये, तो एक है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। दो चीजें क्या है? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है। तो अब इनमें क्या डिफरेंस है हम ये आगे देखेंगे। फ्लाइट के डेटा को क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है और कॉकपिट को क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसकी हिस्ट्री है कि लगभग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसकी जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि जब प्लेन क्रैश होने लगे
तो ये देखना या जानना था कि उसके पीछे का रीजन क्या है, भविष्य में हम प्लेन को किस ढंग से मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर डेविड वॉरेन, जिन्होंने पहली बार 1950s के डेकेड में इसको इन्वेंट किया था और उसके बाद धीरे धीरे ये सारी एयरलाइंस में लगाया जाने लगा। हालांकि जब इनिशियल स्टेज में ये आइडिया लाया गया था तो इसे रिजेक्ट किया गया, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जरूरत महसूस हुई कि सारी कॉमर्शियल फ्लाइट्स में लगा दिया जाए। अब यहाँ पहला सवाल आता है कि कॉमर्शियल फ्लाइट्स में ही क्यों, आप मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में क्यों नहीं लगाते? उनकी भी दुर्घटना के बाद जांच की जानी चाहिए ताकि हम अगली बार बेहतर कर सकें। लेकिन जवाब ये है कि जो भी आपकी मिलिट्री फ्लाइट्स हैं उनके जो कॉन्वर्जेशन है वो कॉन्फिडेंशियल हो सकते हैं। दूसरी बात, कोशिश ये की जाती है कि जब भी मिलिट्री का कोई विमान गिरता है, कोई भी प्लेन गिरता है, तो कोशिश ये होती है कि उसको विस्फोट से खत्म कर दिया जाए ताकि उसमें जो भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सेंसिटिव डेटा है, वो वहाँ से कभी भी रिकवर ना हो सके। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि कॉमर्शियल फ्लाइट्स में ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन मिलिट्री की फ्लाइट्स में ब्लैक बॉक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। साथ ही उसमें दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, पहले ही बताया था, फ्लाइट डेटा और कॉकपिट, दोनों इनमें एक तरह की जो क्रैश सर्वाइवेबल मेमोरी होती है कि क्रैश होने के बाद भी ये डेटा को सुरक्षित रखेंगे और साथ ही इसकी मेमोरी के माध्यम से आप चीज़ों को पता कर सकते हैं। इसमें एक अंडर वाटर बेकन लगा होता है। अंडर वाटर का मतलब है कि अगर कोई जहाज समुद्र में डूब जाए और नीचे को चला जाए तो वो वहां से अगले 30 दिन तक इस स्थिति में रहता है कि अपनी लोकेशन लगातार, जो भी उनका आसपास आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल होगा या एटीसी या जो भी कुछ होगा, जो भी उनका सिस्टम होगा, वहां पर वो लगातार मैसेज भेजता रहता है। एक तरह का लोकेटर या जीपीएस कह लीजिए कि अगर वो पानी में डूबा तो इससे उनके आसपास के लोगों को ढूंढने में आसानी होती है और इससे ये पता चलता है कि जहाँ जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी साइट क्या है। हर बार प्लेन क्रैश की साइट ऐसी नहीं होती कि आप ढूंढ सके। हो सकता है कोई विमान उड़ रहा है जो नॉर्थ अमेरिका से निकला है और पैसिफिक की तरफ जा रहा है, और पैसिफिक की तरफ मतलब समंदर है रास्ते में जो कई हजार किलोमीटर तक है, और समुद्र में अचानक से सिग्नल चला गया ड्यू टू सम रीजन, चाहे इंजन फेल हो सकता है या कोई पक्षी टकरा सकता है या किसी भी वजह से, और वो अचानक से प्लेन नीचे आना शुरू हो जाए और कहीं समुद्र में जाकर के क्रैश हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार ढूंढने में, वहां तक पहुंचने में, भाई पैसिफिक है तो आप कोस्ट से चलेंगे भी तो टाइम लगेगा, और जो ओशन है वो ऐसी जगह है कि लगातार पानी पूरी ताकत से इधर से उधर चीज़ों को फेंक रहा है, तो और गहराई भी है लगातार उसमें ट्रेंचेस भी हैं, भाई नीचे जाने के बाद वो कहाँ सबमर्ज होगा आपको नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लैक बॉक्स को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता, इसीलिए लोगों ने उसमें क्या किया, सेंसर अटैच किए जो अगले 30 दिन तक की लाइफलाइन के साथ लगातार मैसेज भेजते रहते हैं। साथ में जो इसमें रिकॉर्डिंग है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है। जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो क्या करता है, लगातार चीजों को मॉनिटर करता है। दो हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर। अब इन दोनों की जरूरत क्यों है, क्योंकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्या करता है, उसकी स्पीड कितनी थी। भाई अगर आप किसी एक सिमिलर स्पीड से जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होने से पहले कि आपकी स्पीड कम या ज़्यादा हुई, क्या स्पीड जिस स्पीड पे आप जा रहे थे और आपके सामने से जो विंड चल रही थी, क्या उसमें किसी तरह का ग्लिच था, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विंड के अपोजिट डायरेक्शन में गलत तरीके से फ्लाई कर रहे थे। तो ये सारी जो बारीक चीज़ें हैं वो सब देखी जाती हैं। उसमें ये देखा जाता है कि आपका एल्टीट्यूड कितना था, आपका टेरेन कैसा था, विंड की सिचुएशन कैसी थी, और उसके बाद आप जब फ्लाई कर रहे थे उसमें आपकी स्किल्स की तरफ तो गलती नहीं हो रही, आपका जो प्लेन है वो इस कैपेबिलिटी का तो ऑलरेडी रहता है कि वो उस जगह पर फ्लाई कर सके। तो उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके एनालाइज किया जाता है। लगभग 80 पैरामीटर्स पे काम होता है। साथ ही इंजन की परफॉर्मेंस क्या थी, या आपको इंजन की परफॉर्मेंस में कुछ कमी लग रही थी, या शायद आपकी हैंडलिंग या ऑपरेशन में गलती हो रही है, या इंजन में ही कोई इशू है, उसके लिए हमेशा आप देखेंगे पूरा प्रॉपर टेक्निकल चेक होता है। प्लेन को बिना किसी टेक्निकल चेक के नहीं भेजा जाता है, बहुत माइन्यूट ढंग से, बहुत डीपली वो सब होता है।
ऐसा नहीं है कि बस आपने ऊपर ऊपर से चेक किया और कहा कि लेके चले जाइए, नहीं, जो लंबी दूरी के फ्लाइट है उसमें प्रॉपर इंजीनियर्स एक एक माइन्यूट चीज़ों को चेक करते हैं, क्योंकि हो सकता है आप एक नट बोल्ट भी ढीला छोड़ दें तो हाई टेरेन में उड़ते समय वो नट बोल्ट ही अपने आप खुल जाए और पूरे प्लेन क्रैश का रीज़न बन जाए। इसीलिए हमेशा जब भी प्लेन क्रैश होता है तो उसमें एक एक चीज़ बहुत माइन्यूट, बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। साथ ही जो भी रिकॉर्डिंग है वो पर सेकंड में होती है। मैंने कहा ना कि हर यहाँ पर हर एक सेकंड की कीमत है, कि अगर कुछ भी गलत होता है या ऊंच या नीच होती है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि फ्लाइट का सीधा सा मतलब है कि देश के प्रीमियम लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं। इसीलिए जब भी एक रोड एक्सीडेंट हो या ट्रेन एक्सीडेंट हो या उसके कंपैरिजन में फ्लाइट का एक्सीडेंट हो, जब भी किसी विमान की दुर्घटना होती है तो वो सीधे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता है। समझिएगा, हो सकता है ट्रेन में मतलब हर जो भी दुर्घटना है वो अपने आप में गंभीर है, लेकिन फ्लाइट को लेके लोग इसलिए चिंतित होते हैं क्योंकि उसमें हमेशा प्रीमियम लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, और यहाँ तक कि कई बार मिनिस्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं, या हाई ऑफिशियल्स हो सकते हैं। तो इसीलिए लगातार इनकी जो स्क्रूटनी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और प्रॉपर इनको मॉनिटर किया जाता है, जिससे कि प्लेन के बिहेवियर को समझा जा सके और किसी भी तरह का टेक्निकल फेलियर ना हो। अब आते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। पायलट को लेकर भी अपने सारे नियम बने हैं कि कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे सोना है, सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी क्या आप किसी तरह के ड्रंक स्टेट में हैं। यहाँ तक कि जब आप फ्लाई करते हैं तो फ्लाई करने से पहले भी वहाँ पे चेकिंग होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्लाइट को लेके पायलट जाने वाला है वो कहीं किसी तरह का नशा उसने किया है, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो परफेक्ट है कि नहीं, वो नॉर्मल स्टेट में है कि नहीं, किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस तो नहीं है, या उसका जो मूड है वो घर में लड़ने की वजह से तो ख़राब नहीं है। इसीलिए हर एक चीज़ वहाँ पर रिकॉर्ड होती है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डिसीजन मेकिंग में वो गलती हुई, उस डिसीजन मेकिंग में ह्यूमन एरर था, या उसके बैकग्राउंड में कोई एरर था जिससे ह्यूमन में एरर आया, या डिसीजन मेकिंग में गलती हुई, या ट्रेनिंग में कोई गलती हुई, कि मान लीजिए जो सिचुएशन सामने आई पायलट उस सिचुएशन को फेस करने को तैयार ही नहीं था, उसे ये पता ही नहीं था कि किस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस में किस तरह के स्टेप लेने हैं। उसके लिए इसीलिए सिमुलेटर पे प्रैक्टिस होती है लंबे समय तक, और इसीलिए फ्लाइंग एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो अभी भी जो क्रैश हुआ उसमें भी जो पायलट्स थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे, इसीलिए बाद में हर एक चीज़ को एनालाइज किया जाता है कि गलती किस पार्ट में आई। भाई या तो ह्यूमन के पार्ट में आएगी या टेक्निकल फेलियर के पार्ट में आएगी। अगर टेक्निकल फेलियर का पार्ट है तो फिर एरोप्लेन को प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, और अगर ह्यूमन का पार्ट है तो ह्यूमन एरर के क्या रीज़न है उनको बैठकर अच्छे से समझा जाता है कि किसी तरह का स्ट्रेस था, कंफ्यूजन था, या मान लीजिए जो आपको मैसेज रेडियो पे रिसीव हुआ आप समझ नहीं पाए, तो भाई मान लीजिए आप गलत टेरेंस की तरफ फ्लाई करने लग गए, वहाँ की जो टोपोग्राफिकल कंडीशंस है, जो वहाँ की विंड स्पीड है, और जो वहाँ पे जिस तरह का मतलब जिस तरह का प्रेशर जनरेट हो रहा है प्रेशर बेल्ट में, आप वहाँ फ्लाई कर रहे हैं, क्यों? आपने मैसेज सही से नहीं देखा, या आपने ग्रिड गलत पढ़ लिया तो आपने उसका डायरेक्शन घुमा दिया। तो हर एक चीज़ को बहुत माइन्यूट नोटिस किया जाता है। तो जो भी एफडीआर है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इन सबको इस ढंग से बनाया गया है कि एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती है, और किसी भी तरह की क्रैश सिचुएशन में ये ब्लैक बॉक्स सर्वाइव कर जाता है। 1100 डिग्री सेल्सियस तक ये आराम से संभाल सकता है। अभी भी जो स्थिति हुई कि भीषण आग लगने के बाद, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी प्लेन फ्यूल लेकर के चल रहा है तो इसका मतलब वो एक चलता फिरता एक्सप्लोजिव ही है। अगर उसमें कुछ भी गलत है तो वो एक एक्सप्लोजिव ही है जो ब्लास्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई नहीं बचेगा। इसलिए जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो बहुत मुश्किल होता है कि कोई सरवाइव कर जाए। जैसे अभी एक 11A सीट को लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर प्लेन किसी हिस्से में टूटा या ज़मीन से टकराया तो वो 11A सीट कहीं ना कहीं ऐसी है कि वो बाहर को इजेक्ट कर दे रही है। तो ये समझने वाली बात है कि इसीलिए फिर फ्लाइट की संरचना पूरी तरह से देखना पड़ेगा। साथ ही ये देखना पड़ता है कि जो एक्सीडेंट है उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है।
सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्यूचर में इस तरह के एक्सीडेंट्स ना हो, उनको हम प्रिवेंट कर पाएँ। साथ ही जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनको समझ पाएँ और प्लेन को हम उसी ढंग से मॉडर्न ढंग से थोड़ा उसको मॉडिफाई कर पाएँ, मतलब ताकि अगली बार ना हो। अगर ह्यूमन एरर है तो ह्यूमन से रिलेटेड जो भी काउंसलिंग है, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है उसे कंप्लीट किया जाए। ज़्यादा दिक्कत क्या होती है जब ये ब्लैक बॉक्स हैं, अगर ऐसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ है कि पहाड़ों के ऊपर है, समुद्र के ऊपर है, कि वहां तक आपको पहुंचने में ही समय लग रहा है। अब मैंने कहा ना कि अगर समुद्र में पानी बह रहा है तो ब्लैक बॉक्स उसके साथ यहाँ वहाँ जा रहा है, तो आप ऐसी कंडीशन में बड़ा मुश्किल है कि आप उसे नीचे तक जा करके, भले ही वो सिग्नल दे रहा है और सही समय पे पहुंचना जरूरी है, नहीं तो वो 30 दिन के बाद ऑफ हो जाएगा, और जब वो ऑफ हो जाएगा तो वो आपको वैसे भी नहीं मिलेगा। तो हर एक चीज़ को एनालाइज करने के लिए ब्लैक बॉक्स तक पहुंचना और उसे हर कंडीशन में बचाकर रखना ज़्यादा जरूरी होता है। ओशन में जब भी क्रैश होते हैं कई बार हफ्तों का समय लगता है उसको लोकेट करने में, क्योंकि आप किनारे से पता चला 20 समुद्र की तरफ जा रहे हैं, आपको जाने में ही हफ्तों लग गए, फिर लोकेट करने में, एरिया को ढूंढने में, मलबे को देखने में, अंडर डाइविंग करने में, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसका जो अलग अलग प्रोसेस है। और बहुत से ब्लैक बॉक्स ऐसे भी हैं कि जो कभी भी मिले ही नहीं। मिले क्यों नहीं? क्योंकि वहां तक सही समय पे लोग पहुंच नहीं पाए, या वहां का टेरेंस ऐसा था, मान लीजिए कहीं ऐसी जगह गिरा जहाँ पे बर्फ पड़ रही है। अब बर्फ पड़ रही है, जब तक आपको 2 दिन 3 दिन लगे आप वहां तक पहुंचने की कंडीशन में गए, पूरा वो बर्फ से दब चुका है। अब आपको एग्जैक्ट सिचुएशन ही नहीं पता चल रही है, आप एक जगह से बर्फ खोदना शुरू कर रहे हैं, ऊपर से सारी बर्फ फिसल जा रही है, तो आप ऐसी सिचुएशन में कहाँ से निकाल लेंगे? तो ऐसी भी कुछ कहानियां आई हैं कि लोगों ने एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव भी किया है। तो ब्लैक बॉक्स की जो बेसिक जो नीड है, अब उसे हम फ्यूचर में किस ढंग से मॉडिफाई करना चाह रहे हैं? फ्यूचर में हम चाह रहे हैं कि रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग हो। अभी जो होता है वो है ब्लैक बॉक्स बना है, मेमोरी यूनिट है, उसमें चीजें रिसीव मतलब डायरेक्टली आपकी रिकॉर्ड हो रही हैं। लेकिन अब जो लोग चाह रहे हैं कि वो सैटेलाइट से कनेक्ट हो और डायरेक्टली एक जगह सर्वर में सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहें, ताकि ये झंझट ही ना हो कि आपके पास उसकी एक कॉपी है, आपको ये ढूंढना ही नहीं पड़ेगा कि क्रैश के बाद आपको ब्लैक बॉक्स ढूंढना है, डायरेक्टली वो चीज़ सर्वर में मौजूद है और आप उसे देख पाएँ। उसके लेकिन अपने कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। भाई अगर मान लीजिए कि जब आप किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं। अब मान लीजिए कल को ऐसा हो जाए कि किसी एरोप्लेन के कॉकपिट में कोई उसके रेडियो को हैक कर ले, तो क्या होगा उस कंडीशन में? क्या होगा? तो तब तो सारे नेविगेशन ही खराब हो गए। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप साइबर वर्ल्ड में कुछ भी करते हैं तो पहली चीज़ है साइबर टेररिज्म से निपटना। भाई आपने इस समय अगर डिजिटली आप अपने को बेहतर बना पाए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा 4 गुना खतरा साइबर वर्ल्ड से हो गया, क्योंकि आप पे साइबर अटैक ना हो जाए। यूपीआई पेमेंट ने जीवन को आसान बनाया, लेकिन उससे ज़्यादा रिस्क हो गया कि कहीं आपका जो पेमेंट है किसी ओटीपी या किसी के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट ना खाली कर दिया जाए। तो जब भी एक चीज़ टेक्निकल एस्पेक्ट में हम आगे जाते हैं, उससे रिलेटेड और एसोसिएटेड फैक्टर्स भी आते हैं, तो उनसे भी निपटने को लेकर के कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो कंक्लूजन ये है कि धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉपर रिसर्च से ही ये पता चलेगा कि किस तरह के परिवर्तन करने की ज़रूरत है और उससे लेकर के क्या संबंधित चुनौतियां हैं। इसीलिए ब्लैक बॉक्स किसी भी फ्लाइट का इम्पॉर्टेंट होता है कि फ्लाइट का डेटा और कॉकपिट के वॉइस के डेटा लिया जाए और उसको एनालाइज किया जाए, जिससे फ्यूचर में किसी भी एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जाए। थैंक यू वेरी मच।